ये स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के पेज नंबर 14, 15 एंड 16 की। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। सिराजुद्दौला उसमें हार जाता है और ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। और उसके बाद बंगाल की दीवानी जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाती है। बंगाल की दीवानी मिलने का मतलब होता है कि जो रिवेन्यू है, जो टैक्स का सिस्टम है, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स देखेंगे। अब उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पेज नंबर 14 से। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। प्लासी में हार जाने के बाद सिराजुद्दौला जो है उसे असैसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. कंपनी जो है वो अब भी उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि प्रशासन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो मना कर देती है, अनविलिंग है, वो उसकी कोई इच्छा नहीं है। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ट्रेड को एक्सपेंड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कनकस्ट, और जब यह हो सकता था बिना किसी लड़ाई जीते बिना, थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स की मदद से, हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, जो उनको प्रिविलेजेस देने के इच्छुक थे। प्रिविलेज होता है स्पेशल राइट्स। देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, तब उनको ये लगता था कि टेरिटरीज को डायरेक्ट कंट्रोल में करने की ज़रूरत नहीं है। Soon the company discovered that this was rather difficult, और जल्द ही कंपनी के सामने यह बात आई कि यह बहुत मुश्किल है। For even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. अब कंपनी ये सोचती थी कि जो पपेट नवाब हैं, यानी कि जो हमारे हाथों की कठपुतली है नवाब, वो भी हमेशा कंपनी की हेल्प नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. अब आफ्टर ऑल इन सब के बाद उन्हें एक बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी और सोवरेनिटी को मेंटेन करना था, अगर उन्हें उन नवाब से अगर रिस्पेक्ट चाहिए होती थी। इट मीन्स अगर नवाब कुछ उनको अगर प्रिविलेजेस नहीं भी देता था तो भी उनको अपनी जगह पर रुकना पड़ता था, ठहरना पड़ता था कि हम नवाब को एकदम से अपोज नहीं कर सकते नवाब का। What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. कंपनी क्या कर सकती थी? जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया, कंपनी ने उसको डिपोज कर दिया और मीर कासिम को उसकी जगह पर नवाब बना दिया। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at बक्सर in 1764. और जब मीर कासिम ने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनका अपोज करने की कोशिश की तो उसे भी हरा दिया गया बैटल ऑफ बक्सर में, जो 1764 में हुआ था। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल से बाहर निकाल दिया गया उसे। एंड मीर जाफर वॉज रीइंस्टॉल्ड, और मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया। द नवाब हैड टू पे ₹5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. अब नवाब को 5 लाख रुपए मंथली कंपनी को देने होते थे, बट कंपनी उससे ज़्यादा पैसा चाहती थी ताकि वो वॉर्स में और जो उनकी डिमांड्स हैं ट्रेड की उनको पूरा किया जा सके और दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा किया जा सके। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, वह ज़्यादा टेरिटरीज और रेवेन्यू चाहती थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, और 1765 में मीर जाफर जो है वो मर जाता है और कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स के साथ काम करने में असफल होने के बाद, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स। क्लाइव डिक्लेयर करता है कि अब हमें खुद ही नवाब बनना चाहिए। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal.
जो मुग़ल एम्पर है 1765 में, वो कंपनी को बंगाल प्रोविंसेस, जो बंगाल के स्टेट्स थे जितनी, उन सब का दीवान जो है उनको अपॉइंट करता है। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, और दीवानी मिल जाती है कंपनी को बंगाल की, तो इससे उनको एक बेनिफिट होता है कि वो वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज जो हैं बंगाल का, वो उसको यूज़ कर सकते थे। दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, और इस तरह से वो उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, जो पहले उसको फेस कर रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, और 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उनका जो ट्रेड है वो बढ़ गया था इंडिया के साथ। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, लेकिन उनको जो भी गुड्स खरीदनी होती थी वो गोल्ड और सिल्वर मंगवाते थे ब्रिटेन से, और तब यहाँ से परचेज करते थे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ब्रिटेन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो इंडिया के अंदर सेल कर सके। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो गोल्ड मंगवाना कम कर दिया गया, एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी, और जब दीवानी मिल गई उन्हें, उसके बाद तो उन्होंने पूरी तरह से गोल्ड को मंगवाना, इंपोर्ट करना ब्रिटेन से बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। नाउ रिवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, और अब जो रिवेन्यू है वो फाइनेंस करता है कंपनी के एक्सपेंसेस को। दीज रिवेन्यूज़ कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया, इस रिवेन्यू का यूज़ किया जाता था इंडिया से ताकि वो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स जो हैं वो खरीद सकें। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, आर्मी को अपना मेंटेन कर सकते थे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कलकत्ता, और अब उनकी जो भी बिल्डिंग्स थी उनको मेंटेनेंस के लिए कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। नवाब्स, इट इज़ अ एंग्लिसाइज्ड ट्रांसलेशन ऑफ नवाब्स, यानी कि नवाब को इंग्लिश में नवाब्स, जो ब्रिटिश लैंग्वेज में उसको बोलते थे। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स, तो नवाब बनने का क्या मतलब था? इट मीन्ट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी, बेशक कंपनी को इससे ज़्यादा पावर और अथॉरिटी मिल गई थी। बट इट आल्सो मीन्स समथिंग एल्स, लेकिन इसका कुछ और भी मीनिंग था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स, जो सभी सर्वेंट्स हैं कंपनी के, वो भी एक विज़न रखने लगे थे कि नवाब की तरह लाइफ जीने का, उनका लिविंग स्टैंडर्ड नवाब की तरह हो, इस तरह से वो सोचने लगे थे। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. अब जब प्लासी की बैटल जीतने के बाद जो एक्चुअल नवाब्स थे बंगाल के, उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी लैंड्स दें और बहुत सारा पैसा जो है एज अ पर्सनल गिफ्ट जो वो कंपनी ऑफिशियल्स को दें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया, अमेस्ड होता है कि एडिड करना किसी चीज़ को, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर एक इंडियन फॉर्च्यून जो है वो ऐड किया। ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,102. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, अब देखिए इतना सारा पैसा वो लेकर वहाँ से गया था। ये साइन दिया गया है जो ब्रिटेन की करेंसी है, यानी इतनी छोटी सी उम्र में वो आया था और सिर्फ 25 साल के बाद वो यहाँ से चला गया था। बहुत ज़्यादा मतलब पैसा उसने कमा लिया था, और उसे बंगोला गवर्नर अपॉइंट किया गया था 1764 में, और उसे कहा गया कि आप करप्शन को रिमूव करो। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो उसे खुद ही क्रॉस एग्जामिन हुआ, उसे क्वेश्चंस पूछेगी कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, ऑल्दो ही वॉज इक्विटेड, लेकिन उसे
यद्यपि वह निर्दोष रहा, उसे छोड़ दिया गया। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, और उसने सुसाइड कर लिया 1774 में। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. कुछ पहले मारे गए बीमारी से, कुछ वॉर में मारे गए, और सभी करप्ट और डिसऑनेस्ट हम नहीं कह सकते। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, कुछ हम्बल जो थोड़ा सा मॉडरेट, जो मिडिल क्लास कह सकते हैं इनको, कि उस बैकग्राउंड से थे। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वाज टू अर्न इनफ इन इंडिया, उनका सिर्फ एक ही डिज़ायर थे कि थोड़ा सा इनफ मनी वो जो है इंडिया से अर्न कर लें, रिटर्न टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन में चले जाएं, एंड हैड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो जिए। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लंटेड देयर रिचेज, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया उन्होंने फ्लैशी लाइव्स, एक चमकीली जो लाइफ जो है अपना स्टैंडर्ड रखा, एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज, और वो थोड़ी सी प्राउडी फील करते थे अपनी अमीरी पर, थोड़ा सा आकड़ दिखाना इस तरह से। दे वर कॉल्ड नबोब्स, एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रिडिकल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। अब उन्हें अपस्टार्ट्स, उन्हें आने वाले कल का नवाब समझा जाता था। एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी में सोशल क्लाइंबर्स और उन्हें नवाब से समझा जाता था फ्यूचर का। एंड वर रिडिकल्ड, रिडिकल्ड होता है मजाक उड़ाना, उनका मजाक उड़ाया जाता था प्लेज में और कार्टून्स के ज़रिए। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. कि जब हम देखते हैं 1757 और 1857 के बीच में, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो निकल कर आते हैं। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी, और कंपनी ने कोई बड़ी मुश्किल से हम ये देख पाते हैं कोई मिलिट्री अटैक डायरेक्टली किया हो उसने किसी अननोन टेरिटरी पर। Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. किसी भी इंडियन किंगडम को जीतने के लिए उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स को यूज़ किया था कि वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़ा सके और फिर उसके बाद उसको जीत ले, अनेक्स कर ले। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, तो कंपनी ने अपने रेजिडेंट्स जो हैं वो इंडियन स्टेट्स में अलाउ कर दिए, अपॉइंट कर दिए। They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interests of the company. उनका काम था कि वो सर्व करे कंपनी के लिए और उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाए। Through the residents, the company official began interfering in the internal affairs of Indian states, और इस तरह से कंपनी इन ऑफिशियल्स के ज़रिए जो इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स थे उनमें इंटरफेयर करने लगी। They tried to decide who was to be successor to the throne. वो कोशिश करते थे ये डिसीजन करने की, डिसाइड करने की कि अब थ्रोन का सक्सेसर यानी कि सिंहासन का जो उत्तराधिकारी है वो कौन होगा। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर किसको रखा जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस, और कई बार कंपनी जो है स्टेट को फोर्स भी करती थी सब्सिडियरी अलायंस के लिए। According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces, कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस रखने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था। They were to be protected by the company, उन्हें कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती थी, but had to pay फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेज। लेकिन जो सब्सिडियरी फोर्सेज जो होती थी यानी कि जो हेल्पफुल, सब्सिडियरी का मीनिंग होता है हेल्पफुल, जो फोर्सेज जो उनके कोर्ट में रखी जाती थी कि रूलर के, इंडियन रूलर्स के, उसके लिए उन्हें पे करना पड़ता था। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, जो कंपनी मेंटेन रखती थी उनकी प्रोटेक्शन को। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, और अगर कोई इंडियन रूलर अगर ऐसा करने में समर्थ ना होता, फेल हो जाता, तो उसकी टेरिटरी का एक पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स अपने अंडर में कर लेते, कंपनी अपने अंडर में ले लेती उसको। फॉर एग्जांपल, व्हेन रिचर्ड वेल्जली वाज गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर
half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. हैदराबाद was also forced to cede territories on similar grounds. और इस तरह से हैदराबाद और अवध को जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक, तो इन दो स्टेट्स को इसी तरह से कंपनी के अंडर में लिया गया था। ये था आपका पेज नंबर 14, 15 एंड 16। अब 16 पर हमारा टीपू सुल्तान एक टॉपिक और भी है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे।